मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस 11वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो लेक्चर भी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जीरो फील्ड इफेक्ट या क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट क्या होता है। आइए लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो पुराने लेक्चर जो भी थे उसमें ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया था और इक्वेशन भी डिराइव किया था। तो संक्षेप में अगर देखें तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कर रहा है, तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम पीई के कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है म्यू ई, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब कोई भी फील्ड बाहर से नहीं लगाई जाती उस अवस्था में इस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के दो एनर्जी लेवल E1 E2 होते हैं और दोनों एक सी ऊर्जा स्तर के होते हैं, मतलब डीजनरेट होते हैं। परंतु जब बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाते हैं E1 और E2 में। क्यों हो जाते हैं सेपरेट? क्योंकि बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो इस मैग्नेटिक मूवमेंट से इंटरेक्ट करती है और इसलिए E1 और E2 दो एनर्जी लेवल मिल जाते हैं हमें, और इनके बीच का अंतर होता है GE बीटा E इंटू एच। तो GE बीटा E क्या है, ये आपको पुराने वीडियोस में विस्तार से हम बता चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कैसे कार्य करती है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्पिन कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में चला जाए तो बाहर से हमको एनर्जी प्राप्त करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी हमको मिलती है माइक्रोवेव रेडिएशन के माध्यम से। तो हम बाहर से माइक्रोवेव रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, और जैसे ही माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी इन दोनों के ऊर्जा स्तर के बराबर हो जाती है, रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त होती है। और रेजोनेंस का सीधा मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी प्राप्त कर ली और एब्जॉर्ब करके वो ऊपर E2 में चला गया, और उसकी स्पिनिंग की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्य करती है। पुराने लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया था कि जो सामान्यतः जो स्पेक्ट्रा है वो एब्जॉर्प्शन प्लॉट इस तरह से दिखाए जाते हैं। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं एक्स एक्सिस में, इंटेंसिटी को वाई एक्सिस में, और इस प्रकार एब्जॉर्प्शन प्लॉट प्राप्त करते हैं, तो दिक्कत ये आती है कि इसमें जो पीक है ये थोड़ा ब्रॉड होता है, और पीक ब्रॉड होने के कारण हमको उस मैग्नेटिक फील्ड का सही मान नहीं प्राप्त हो पाता, या निर्धारण उसका नहीं हो पाता जिस पर कि रेजोनेंस होता है। इसलिए हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ESR स्पेक्ट्रा है उनको डेरिवेटिव प्लॉट के रूप में खींचते हैं। H को लेते हैं एक्स एक्सिस में, और इंटेंसिटी में H के साथ होने वाले परिवर्तन को लेते हैं वाई एक्सिस में। इस प्रकार डेरिवेटिव प्लॉट प्राप्त होता है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये H का मान दिखाता है जिस पर रेजोनेंस प्राप्त हो रहा है। तो ये शार्प बिंदु यहाँ पर, शार्प पॉइंट यहाँ पे प्राप्त होता है। इसलिए ESR स्पेक्ट्रा को डेरिवेटिव प्लॉट के रूप में ही प्राप्त किया जाता है। फिर आपको ये भी बताया था, जैसे हाइड्रोजन का अगर एटम लेते हैं अपन, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, ESR स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। परंतु होता क्या है, हाइड्रोजन एटम का जब ESR स्पेक्ट्रा आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दो सिग्नल है। तो ये जो सिग्नल है या जो पीक है वो स्प्लिट हो जाती है। और अगर ये डेरिवेटिव प्लॉट को देखें आप, तो ये सही वास्तविक रूप में ये हाइड्रोजन एटम का ESR स्पेक्ट्रा है। तो आप देखिए, एक फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, एक पीक ये है, और एक सिग्नल या एक पीक ये है। ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से जो एक पीक की बजाय दो सिग्नल या दो पीक का प्राप्त होना, इसको भी हमने समझाया था आपको पिछली बार, और इसका कारण बताया था कि स्प्लिटिंग क्यों होती है पीक में। तो एक कारण जो विस्तार से हम पहले भी आपको समझा चुके हैं वीडियो में, वो है हाइपर फाइन इंटरेक्शन। असल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आइसोलेटेड नहीं रहता, अकेला कभी नहीं पाया जाता, पास में उसके दूसरा भी न्यूक्लियाई या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी है और एक न्यूक्लियाई भी है। तो जो न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन का, वो भी स्पिन कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन तो कर ही रहा है। अब ये दोनों जब मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में इंटरेक्शन
करते हैं तो इसको कहा जाता है हाइपर फाइन इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ESR स्पेक्ट्रा है वो स्प्लिट हो जाता है। अब दूसरे कारण पे हम आते हैं कि जो ESR स्पेक्ट्रा हैं उनमें पीक की स्प्लिटिंग क्यों होती है, सिग्नल क्यों स्प्लिट हो जाते हैं, उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। सपोज एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन देखिए जिसमें एक नहीं बल्कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, इस इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। और ये फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन किस तरह से स्प्लिट करता है ये हम देखेंगे, पीक्स को किस तरह से विभाजित करता है। अब दो इलेक्ट्रॉन है ये मान लीजिए, एक S1 और एक S2। S1 मतलब इसकी स्पिन हाफ है और S2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी भी स्पिन हाफ है, और दोनों की स्पिन कैसी है, पैरेलल है। और बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं लगाते हम तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो टोटल स्पिन कैपिटल S बराबर हो गया 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s प्लस 1, तो s बराबर 1 रखेंगे आप तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये ट्रिपलेट स्टेट है। तो इस ट्रिपलेट स्टेट का अर्थ ये हुआ कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड पैरेलल स्पिन के, और 3 एनर्जी लेवल हैं उनके, और तीनों के मान कैसे हैं, 1 से हैं। तो इसलिए इस प्रकार ये ट्रिपलेट स्टेट अपन को प्राप्त होती है, और कोई मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं लगाई हो तब। परंतु जैसे ही हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक मूवमेंट में इंटरेक्शन होता है, और ये E1 E2 E3 ये 3 एनर्जी लेवल में सेपरेट हो जाती है। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3। अब यहाँ E1 को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद की स्थिति है ये, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन पैरेलल है या उनके मैग्नेटिक मूवमेंट भी पैरेलल है। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर इसका होगा -1। इसको लिखा जाता है Sz इक्वल टू -1। तो E1 एनर्जी लेवल को अपन अब Sz इक्वल टू -1 कह सकते हैं, और Sz का मतलब होता है कि ये जीमेन एनर्जी लेवल है या जीमेन लेवल है। तो एक जीमेन लेवल ये हो गया। यहाँ पे देखिए E2 में ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के नीचे स्पिन नीचे है, एक के ऊपर हो, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, तो Sz इक्वल टू 0 लेवल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की स्पिन ऊपर की तरफ हो, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +½ है, इसका भी, तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा 1। तो ये तीसरा जीमेन लेवल हो गया Sz इक्वल टू +1 या 1। तो 3 नए एनर्जी लेवल हो गए ये, Sz इक्वल टू -1, Sz इक्वल टू 0 और Sz इक्वल टू +1। और आपको जैसा बताया कि इनको Sz का मतलब होता है ये जीमेन एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 3 एनर्जी लेवल थे E1 E2 E3 या -1 0 और 1। अब चूंकि 3 एनर्जी लेवल हैं तो इसमें दो ट्रांजिशन होंगे इलेक्ट्रॉन के, एक होगा E1 से E2 या -1 से 0, और एक होगा 0 से 1। अब चूंकि इनके बीच का अंतर एक सा है तो डेल्टा E मतलब Sz इक्वल टू 0 और 1 के बीच का अंतर, और डेल्टा E डैश मतलब Sz इक्वल टू -1 से 0 इसके बीच का अंतर, ये बराबर होंगे। तो चूंकि दोनों एरो या दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक सी लंबाई के हैं, इसका अर्थ होगा कि इन दोनों की ऊर्जा के जो अंतर हैं वो कैसे हैं, वो बराबर हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि अपन को एक ही सिग्नल या एक ही पीक प्राप्त होगी, क्योंकि डेल्टा E बराबर डेल्टा E डैश है। परंतु ये देखा गया कि जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड तो दो पीक प्राप्त होती हैं, एक पीक नहीं प्राप्त होती बल्कि दो पीक प्राप्त होती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ESR पीक है वो स्प्लिट हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि ESR सिग्नल या स्प्लिट क्यों पीक है वो क्यों स्प्लिट हो जाती है अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल में या आयन में। तो
इस स्प्लिटिंग को हम समझाते हैं 3 कारणों से, और पहला जो रीज़न है वो कहलाता है ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहलाता है? ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो 3 एनर्जी लेवल हैं एक सी ऊर्जा के। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो E1, E2, E3 ये 3 एनर्जी लेवल बन जाते हैं। इसको कहते हैं -1 Sz इक्वल टू, और ये 0, और ये है +1। +1 मतलब Sz इक्वल टू +1, और इनके बीच का अंतर बराबर होता है। परंतु होता क्या है, जैसे इसको देखिए, सबसे पहले Sz इक्वल टू -1 को या E1 को, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की दिशा में है, मतलब स्पिन नीचे की दिशा में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट उनके ऊपर की दिशा में है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। तो एक दूसरे के मान को बढ़ाते हैं, इसका मतलब होगा एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ाते हैं। और इसलिए ये जो एनर्जी लेवल था पुराना Sz इक्वल टू -1 वाला, वो अब धीरे से बढ़ जाता है, और ये हरे रंग की जो लाइन दिखाई गई है, ये नया एनर्जी लेवल उत्पन्न हो जाता है। इसको कहते हैं Sz इक्वल टू -1। तो जो पुराने एनर्जी लेवल हैं वो वाइट लाइन से दिखाए गए हैं, और जो न्यू एनर्जी लेवल्स हैं वो हरे रंग की लाइन से दिखाए गए हैं। तो ये पुराना एनर्जी लेवल है और ये नया एनर्जी लेवल। तो जो नया एनर्जी लेवल है Sz इक्वल टू -1, ये पुराने से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में चूंकि पैरेलल हैं तो एक दूसरे को वो एनहेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं, और इसलिए ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये नया एनर्जी लेवल आ गया। अब E2 में देखिए, या Sz इक्वल टू 0 में देखिए, चूंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल एनर्जी में, वही की वही बनी हुई है। तो ये सेकंड एनर्जी लेवल हो गया, जीमेन लेवल, Sz इक्वल टू 0। तीसरे वाले को देखिए, E3 को, दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन पैरेलल है, ऊपर की तरफ है, तो इसको Sz इक्वल टू +1 कहा था अपन ने। परंतु क्या होता है, चूंकि दोनों की स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल हैं तो ये भी एक दूसरे के मान को बढ़ाते हैं, और इसलिए जो पुराना एनर्जी लेवल है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये ग्रीन लाइन से ये नया एनर्जी लेवल अपन को प्राप्त होता है Sz इक्वल टू +1। तो पुराने एनर्जी लेवल पहले यहाँ पे था तो वो अब नया अपने को ये प्राप्त हो गया। यहाँ E2 में देखिए, ये वही का वही होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरे एनर्जी लेवल में ये पुराना एनर्जी लेवल था, परंतु मैग्नेटिक मूवमेंट्स के आपस में इंटरेक्शन के कारण ये नई ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार 3 एनर्जी लेवल मिल गए अपन को, Sz इक्वल टू -1 ये वाला, Sz इक्वल टू 0 सेकेंड वाला, और Sz इक्वल्स टू 1। तो ये 3 एनर्जी लेवल हो गए। यहाँ एक बात और है कि नए ऊर्जा स्तर, मतलब नए एनर्जी लेवल और पुराने एनर्जी लेवल, इनके बीच का जो गैप होता है, मतलब जो एनर्जी में वृद्धि होती है, जो इंक्रीज होती है, उसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। तो यहाँ से इसकी वृद्धि हुई, इसको डॉपलर शिफ्ट कहा अपन ने। इसी तरह से ये जो एनर्जी लेवल है ये भी बढ़ जाता है तो यहाँ पहुँच जाता है, तो ये नया एनर्जी लेवल मिलता है। कितनी इंक्रीज हुई, ये भी डॉपलर शिफ्ट कहलाती है। तो डी को डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, देखिए, ये Sz इक्वल टू -1 है, जिसको E1 कहा था अपन ने, ये 0 है, और ये है +1 मतलब E3। दो ट्रांजिशन होंगे, एक Sz -1 से 0 में होगा और एक 0 से 1 में होगा। तो एक -1 से 0 में होगा ट्रांजिशन, ये दिखाया गया है, और एक 0 से +1 में होगा। तो ये 0 से +1 वाला है, और ये -1 से 0 वाला है। अब आप देखिए, इनके बीच का जो अंतर है वो एक सा नहीं है। जो ट्रांजिशन Sz इक्वल टू 0 से 1 में होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो ट्रांजिशन Sz इक्वल टू -1 से 0 में होता है उसमें कम एनर्जी लगती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि चूंकि डेल्टा E का मान डेल्टा E डैश से ज़्यादा है, डेल्टा E इज ग्रेटर देन डेल्टा E डैश, इसलिए क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि
2 पीक हमको प्राप्त होंगी। तो ऐसे सिस्टम, मॉलिक्यूल या आयन जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 पीक प्राप्त होती हैं। और 2 पीक्स मिलने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के मैग्नेटिक मूवमेंट्स का इंटरेक्शन। तो इस प्रकार 2 पीक मिली, और जैसा अभी अपन ने देखा कि डेल्टा ई का मान डेल्टा ई डैश से ज़्यादा है। डेल्टा ई मतलब कौन सी पीक है? पीक नंबर 1। तो पीक नंबर 1 कब मिलती है? जब ट्रांजिशन एस जेड इक्वल टू 0 से 1 में होता है। और पीक नंबर 2 कब मिलती है? जब -1 से ट्रांजिशन 0 में होता है, बीच वाली में होता है। तो इसमें कम एनर्जी लगती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए 2 पीक मिलेंगी। पीक नंबर 1 इसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी और इसकी कम फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस प्रकार अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक सिग्नल या एक पीक ESR स्पेक्ट्रम में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि 2 पीक प्राप्त होंगी और दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी की होंगी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाला इंटरेक्शन। एक कारण तो ये हो गया। एक दूसरा कारण ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के 2 तरह के मोशन होते हैं, एक स्पिन मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, इन दोनों के बीच में भी कपलिंग या इंटरेक्शन होता है, और उसके कारण भी जो एनर्जी है वो अफेक्टेड होती है, एनर्जी लेवल की, और जो पीक हैं वो स्प्लिट होती हैं। एक तीसरा कारण ये भी है कि ऐसे क्रिस्टल जो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं हैं, लेस सिमेट्रिकल होते हैं, तो उन क्रिस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या हो जाता है? उनके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो जीमेन लेवल्स हैं उनको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से ये 3 कारण होते हैं जो ESR पीक्स को विभाजित करते हैं। कौन कौन से? दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का इंटरेक्शन, फिर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के बीच में होने वाली कपलिंग, और तीसरा होता है रीज़न, वो आपको बताया था कि जो ऐसे क्रिस्टल जिनमें सिमेट्री बहुत कम होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है और वो भी जीमेन एनर्जी लेवल्स को प्रभावित करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इन तीनों फैक्टर्स को या तीनों कारणों को अगर इकट्ठे कंबाइंडली अपन बोलेंगे तो इनको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट। तो इनको क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट कहते हैं, या दूसरा नाम इनका ज़ीरो फील्ड इफेक्ट भी है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स में इंटरेक्शन होता है, तो जो ESR सिग्नल्स हैं या जो ESR पीक हैं वो विभाजित हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हमारा 12वां वीडियो होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्रैमर्स डिजनरेसी क्या होती है, क्रैमर का थ्योरम क्या होता है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो उसको मिस मत करिएगा आप। और इस केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को, जिसमें कि हम आपको हिंदी में ही सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बातें आपको बता रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।